भारत माता। अक्सर नेहरू जी कह रहे हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। गांव की सभाओं की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। आप लोग बच्चों पता है, दुष्यंत और चक्रवर्ती सम्राट, जो हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत और शकुंतला जो अप्सरा थी, उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे भरत। उन्हीं के वही चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। और हिंदुस्तान और सिंधु, और मतलब हिंदुओं के रहने का, सिंधु नदी के किनारे, इन सब चीज़ों से बन के हिंदुस्तान बना है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और कैसे हमारा हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। नेहरू जी जब गांवों के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, तो ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, क्योंकि शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चालाक हैं, उनको अपनी बातों को समझाना ज़्यादा कठिन है। जबकि गांव के लोगों का नज़रिया सीमित है, और जब वो जाते हैं और वो बताते हैं कि कैसे किसानों का जीवन, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, चाहे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सभी जगह किसानों के साथ एक ही प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उनकी समस्याएं सब एक हैं, तो सारे के सारे किसान उनकी बातों को समझ जाते हैं। मैंने बताया कैसे हर जगह मुझसे किसानों से एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान है। मैंने आपको बच्चों बताया, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस के अत्याचार, ये देश के हर एक किसान, चाहे वो किसी भी कोने का हो, वो इन चीज़ों को झेलता था। साथ ही साथ यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैं इस बात की कोशिश करता कि भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, थोड़ा साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम अपना नहीं, कि चलिए हमारे यहाँ उतना अत्याचार नहीं है, हमारे यहाँ ठीक है, या अंग्रेजों को लगान कर देने के बावजूद भी हम लोगों को जीने खाने भर की चीज़ें बच जाती हैं, तो सिर्फ अपने के बारे में न सोचें, उन किसानों के बारे में सोचें जिनका बाढ़ में या सूखा में ज़्यादातर अनाज चला जाता है, और उनको भी आपके ही बराबर कर देना पड़ता है। और कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, आप विश्व के बारे में भी थोड़ा सोचें जिसके आप एक हिस्से हैं। यानी उनको थोड़ा सा विस्तार देते हैं नेहरू जी, कि सिर्फ अपने तक न सोचें। क्योंकि भाई देखिए, किसान जो गांव में है उसको ये भी नहीं पता होता है ना कि भारत के एक दूसरे हिस्से में किसानों की क्या गति है, क्या समस्या है। उनको कोई बताएगा तब तो वो जान पाएंगे। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की। अब एक चीज़ तो है कि भारत में ये जो चारों धाम की यात्रा है, चारों धाम से तात्पर्य है बच्चों, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा, द्वारकाधीश की यात्रा, एक उत्तराखंड में हो गया, एक गुजरात में हो गया, पूरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में की यात्रा, और रामेश्वरम की यात्रा तमिलनाडु। और उसके बाद इन चारों चारों धाम करने के बाद आपको गंगा सागर यानी कोलकाता में एक जगह है, वहां जाना पड़ता है। इन सब के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं जहाँ की यात्रा मतलब करनी पड़ती, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर या वो सिख हों। सिख हैं तो उनको भी लाहौर से लेके, अमृतसर से लेके पटना साहिब तक यात्रा करनी है। अगर वो मुसलमान है तो अजमेर शरीफ से लेके, पटना साहिब से लेके पूरा उनको दिल्ली से लेके कहाँ कहाँ तक उनको यात्रा करनी है, उनके मजार बने हुए हैं। हिंदुओं के लिए इन चारों धाम और रामेश्वरम के अतिरिक्त बच्चों वैष्णो देवी, मैहर देवी, विंध्याचल देवी, पता चले आपको कहीं साईं बाबा हैं, तो कहीं पद्मनाभ स्वामी हैं, तो कहीं बालाजी आपके तिरुपति बालाजी हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो ये धार्मिक स्थल मौजूद हैं, अमरनाथ की यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, कामाख्या देवी असम में है, उनकी यात्रा होती है। तो ये चारों तरफ जो धार्मिक स्थल बिखरे हुए हैं, सोमनाथ मंदिर, बनारस में तो मंदिर ही मंदिर है, तो हर जगह की यात्रा करने से किसानों को थोड़ी दुनियादारी तो पता थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ उसी गांव में पैदा हुए और मर गए।
कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और वे तब एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। ताकने यानी देखने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, बच्चों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पाई जाने वाली एक नस्ल है, एक तरीके से कहिए एक जाति है, जो अपने पूर्वांचल के यादव जाति लोगों के आसपास बैठती है, मतलब उनके जैसे हो सकती है। ये शरीर से बड़े मजबूत, देखने से ही बहुत ताकतवर, गोरे चिट्टे लंबे चौड़े होते हैं। और इनका भी मूल काम क्या है? खेती और किसानी। ये वही मूलतः ये खेती किसानी का काम करते, पशुपालन का काम करते। जवाब में कहता, वो जाट उत्तर देता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। फिर मैं सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव, टुकड़े या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते, और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां। अब देखिए भारत माता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है, वो है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती की चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद भारत माता हो। जैसे जैसे विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, भारत की विविधता और एकता। यह टॉपिक आप बचपन से निबंध लिखते आते हैं कि विविधता में एकता, हिंद की विशेषता, उसी का ये विस्तार आपको यहाँ देखने को मिलेगा किस रूप में। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रगट है। वह सतह पर दिखाई पड़ती है और उसे कोई भी देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बच्चों, आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, वहां आपको एक दो प्रकार की विविधता दिखाई देगी, लेकिन जितनी सामाजिक, सांस्कृतिक, रहन सहन, शरीर की भिन्नता की विशेषता आपको भारत में दिखाई देगी, दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिखाई देगी। यहाँ तमिलनाडु और कश्मीर का व्यक्ति अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो लगेगा ये दो देश के लोग हैं, और वही बोली भाषा में और वही खान पान में। यहाँ एक तरफ ऐसे भी जगह हैं जहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ती रहती है, दूसरे कुछ ऐसे राजस्थानी इलाके हैं जहाँ सूखा ही सूखा रहता है। कुछ समुद्री इलाके हैं जहाँ मछली ही मछली है, कुछ ऐसे हैं जहाँ दाल भात। तो ये बड़ी भारी विशेषता इस देश की है, और ये इसके उसके बावजूद भी इस देश के सारे लोग एक हैं। भारत बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता, उनकी नस्लें भिन्न है। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज, जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उन पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रसिद्ध, ये पठान उठान जो बात कर, देखो बच्चों, नेहरू जी जो यहाँ बात कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान को लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, वो भारत ही था। इसलिए जो ये पठान वगैरह हैं, तो ये अब जो बहुत सारा हिस्सा हमारा पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनवा, ये सब इलाके जो चले गए हैं, वहाँ की भी बात इसमें शामिल है। पठान लोग वहाँ ज़्यादा होते थे, जो मतलब वो इलाका जो अफगानिस्तान से लगता था। बल्कि ये कहो बच्चों, कुछ समय तक अफगानिस्तान भी भारत ही था। इसलिए वो सारी बातें बहुत दूर तक जाती हैं। ऐसा कहने का मतलब नहीं कि सिर्फ ये भारत, नेहरू जी जो कह रहे हैं वो भारत की वर्तमान सीमा के अंदर की बात कर रहे हैं, इसको आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को समेट के देखिए। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसे स्पष्ट थी जैसे तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी, और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था।
अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थे। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए व्यवस्था की गई, वो भारत में ही बना था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी, वो पूरी तरह नहीं बदल सकी। अब कह रहे हैं पठान और तमिल दो चरम उदाहरण है, यानी एक दूसरे के अपोजिट अगर आपको बताना हो तो ये इन दोनों में जो आपको अंतर दिखाई देगा, इसमें कहीं भी कोई समानता नहीं है, एक्सट्रीम एकदम। बाकी की स्थिति कहीं इन्हीं दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं, और कह रहे हैं भारत में और भी जितनी कम्युनिटी है, लोग हैं, लैंग्वेज है, खान पान, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ले। लेकिन अगर आप पठानों की बात करेंगे और तमिलियन की बात करेंगे, इनमें गजब का अंतर आपको दिखाई देगा। समझ ही नहीं आएगा कि ये भी एक देश के हैं, कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का एकपन नहीं है। कह रहे हैं कि अपनी विशेषताएं, पर सब में इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से हैं, इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी, और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी। एक दुनिया का मतलब, जिसे दुनिया भर में जितनी विविधता विविधताएं हैं, उतना आपको भारत में भी एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया। विदेशी प्रभाव आया और अक्सर उन संस्कृतियों को प्रभावित करके उसी में जब्ज हो गए। जब्ज होने का मतलब उसी में शामिल हो गए, घुल मिल गए, समा गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, उन्हें तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया, और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन दिया गया। यानी भारत में जितने भी बाहरी लोग आए, अपनी कल्चर लेके आए, उनको सबको कहा गया कि आप अपने तरीके से रह सकते हैं। बच्चों, दुनिया में चर्च हो चाहे मस्जिद हो, यानी ईसाई और मुस्लिम, इस्लाम धर्म का जितना विस्तार और उनके चर्चों का, उनके मस्जिदों का निर्माण शुरुआत में भारत में हुआ, ये अपने आप में इस देश की जो सामंजस्यपूर्ण नीति रही है, उसकी पहचान के रूप में देखी जा सकती है। क्योंकि इतनी सहजता से किसी दूसरे धर्म और मान्यता के लोगों को जैसी स्वीकार्यता भारत में मिली, दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं मिली। किसी एक देशी समूह में चाहे वो कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशी समूह से की जाती है। यानी किसी से कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। यह बात अलग है, अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था, और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर से अपने बन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी विदेश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी। अब कह रहे हैं बच्चों की नेहरू जी, चाहे भारत में कितनी भी एक इस कोने से उस कोने में विविधता रही हो, लेकिन किसी भी कोने में रहने वाला भारतीय किसी भी कोने में जाकर भारत के वो भारतीय महसूस करता था। और अपने से बगल में सटे हुए एक विदेशी विदेश में जाकर वो अपने आप को विदेशी, यही तो है जो एक भारतीयता और अपनी मिट्टी से लगाव होता है, कि चाहे हम कहीं भी रहें, अगर हम भारत में हैं तो हम सुरक्षित हैं, बाहर जाते ही हम विदेशी बन जाते हैं। और ये आज से नहीं है, पहले से ही है। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे।
आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। राष्ट्रीयतावाद यानी धर्म और जाति से ऊपर राष्ट्र। और कह रहे हैं जब बाहर, भारत के बाहर जब भारतीय जाते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, किसी भी कोने के हों, वहाँ वो भारतीय बनकर एक साथ एकजुट होकर रहते हैं, भले उनमें आपस में कितने भी मतभेद हों। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब या ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हैं तो आप ईरान और इराक और पाकिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कहेंगे हमारा भाई आ गया। वो अगर पाकिस्तान से आपका तनाव है तो यहाँ का मुसलमान भी जाएगा तो उसको भी जासूस और शक की नज़र से देखा जाएगा। तो विदेश विदेशी है, आप यहाँ चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, आपकी जो भारतीयता की पहचान है आपके सब पहचानों में सबसे ऊपर है। नेहरू जी आगे कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है, विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में। देखो ये खैबर पख्तूनवा प्रांत अब वहां पे है पाकिस्तान में। भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बारे में कलकल खलखल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं, उसे संजो कर रखते हैं। ये पूरे देश की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, भिन्नताएं हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इस पाठ का अंतिम टॉपिक जन संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। गतिशील यानी जो बढ़ता हुआ, बहता हुआ, आगे जाता हुआ जीवन है। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बधा है, और उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। यानी लोग हर जगह कल्चरल डेवलप थे, चाहे उनके पास जो भी था, लेकिन सबके पास एक सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज मिलती थी। ऐसे ही किसी का सामान्य जीवन नहीं था। सब लोगों के यहाँ हर एक काम के लिए नियम कानून थे। इस पृष्ठभूमि में लोग प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। ऐसा नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उसकी कोई सोच नहीं है, वो जीवन जीने की कोई पद्धति नहीं है। लोग प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उनसे उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत दौरान वे बराबर या तो उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। बच्चों आज भी गाँव में देखेंगे जो लोग कम पढ़े लिखे भी हैं वो भी रामायण की चौपाइयाँ, महाभारत की कहानियाँ, कुछ नैतिक कथाएं वो सुनते सुनते आ रहे हैं। और उन्हीं का जैसे बच्चे की कर्तव्य कि बच्चा कैसा हो तो भगवान राम जैसा हो, जिसने एक बार माता या पिता के कहने पर अपने सब कुछ को त्याग दिया। तो ये कथाएं पढ़ लिख के ही नहीं, बिना पढ़े लिखे भारतीय जनमानस के भी सोच में हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसमें उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। कि जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को जीवन को लेकर एक सोच होती है, तो यहाँ अनपढ़ व्यक्ति की भी अपनी एक सोच थी, उसका भी एक विजन था। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। इस पर भी इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल डाल को देखता था। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई थे। अवयवों का मतलब जिनके शरीर की बनावट साफ झलकती हो।
जैसे आप लोग देखते हैं ना किसी हीरो का, जब वो जिम से हीरो जब निकलता है तो उसके शरीर का एक एक जो कटाव है वो साफ साफ उसके बॉडी शेप, जो बॉडी शेप है वो दिखाई देता है वैसे। यानी ऐसा नहीं कि शहरों में ही कसरत और जिम करके, गांव में भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी शरीर देख के लगता है कि कितना सुंदर। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता। अब देखिए बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि नेहरू जी का गांव से कोई रिश्ता नहीं था। नेहरू जी एक अमीर परिवार में पैदा हुए, शहरों में रहे और विदेशों में पढ़े, और जब आए भी तो बहुत अधिक अपने से थोड़े कम लोगों के बीच में रहे, उठना बैठना। ये सोचते थे कि सारी दुनिया का सौंदर्य या तो विदेशों में है या ये बड़े बड़े लोगों में है, जहाँ पैसा है, जहाँ लोग बन ठन के रह सकते हैं। लेकिन गाँव में अगर ये किसी ऐसी सुंदर लड़की को देख लेते थे, किसी ऐसे बढ़िया डिल डॉल वाले, बॉडी बनाने वाले, सिक्स पैक एब वाले किसी लड़के को देख लेते थे तो ये विस्मय विमुग्ध हो जाते थे कि अरे इतनी सुंदरता यहाँ पे। आज भी बच्चों देखिए, फिल्मों को आप लोग देखते होंगे, टीवी सीरियल को देखते हो, ऐसे ऐसे मतलब क्या कहें, ऐसे ऐसे मुंह और शरीर वाले लोग वहाँ पे हीरो हीरोइन बने मिलते हैं। उनसे सुंदर तो गांव में लड़के लड़कियां देखने को मिलते हैं। चूंकि वो वहाँ है, उनको वहाँ वो प्लेटफॉर्म मिल गया, वो आगे बढ़ गया, और ये यहाँ पे हैं तो इनके लिए कोई वही नहीं, अपना वही जीवन जी रहे हैं। लेकिन ऐसी सुंदरता आपको गांव मिल जाएगी जो नेहरू जी देख के क्या सोचने लगते हैं कि पुराने भित्ति चित्रों, जो भित्ति चित्रों, दीवालों पे चित्र उकेरे गए, जो मूर्तियां उकेरी गई, उनकी याद उन्हें आ जाती है। मुझे इस बात से हैरत होती है कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिससे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर ये सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। यानी इतनी पीड़ा, कष्ट, यातना झेलने के बावजूद भी ये सुंदरता भारतीय नस्ल में बनी रह गई, ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते। इतना बलिष्ठ पुरुष, इतनी सुंदर स्त्री, लंबी चौड़ी, अगर इन ऐसे लोगों का से अगर हमारा ग्रामीण परिवेश भरा हुआ है, तो अगर इनको हम साथ ले लें तो हम दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकते, बरसते हालात बेहतर हों और इनके पास करने के ज़्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगन विपत्तियां फैली हुई थी, उसकी छाप हर माथे पर थी। अंग्रेजों का अत्याचार, उनके नियम कानून से सभी लोग पीड़ित थे। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। यानी सबको इतना उनके नियम कानून से कष्ट था कि लोग किसी प्रकार से जैसे जीवन को जी रहे थे, कुछ भी उसमें सौंदर्य नहीं रह गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और सुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। अब नेहरू जी कह रहे हैं अब देखने में भले अच्छा ना लगे, लेकिन भारत की असलियत यही थी। हर तरफ शोषण था, अंग्रेजों का, अधिकारियों का, जमींदारों का, महाजनों का, सेठों का, पुलिस का, जम पटवारी का, लेखपाल, मतलब सभी लोग जो जुड़े हुए थे, सभी लोग अपने अपने स्तर से शोषण कर रहे थे, और इससे अलग कोई स्थिति नहीं थी, यही सच्चाई थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। यानी अब जैसे कि अब क्या करें, अब किस्मत में ही लिखा है, इस तरीके से लोग जीवन जीते थे। पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहस थी, जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य नहीं मिटा सका। और कह रहे हैं कि चलिए, इतना अत्याचार के बावजूद भी कुछ ऐसी खूबसूरती यहाँ की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत में है कि इतना सब कुछ अत्याचार जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, उसके बावजूद भी इस भलमनसाहत, यानी ये जो चीज़ है, जो जीवंतता है, जिससे आज भी इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, यहाँ के लोग जी रहे हैं और जीवन धारा आगे बढ़ रही है, वो कोई ऐसी विशेष चीज़ है जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन है, जिसे आज तक बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य, यानी इतने अत्याचार, इतने आतताई आने के बावजूद भी यहाँ की सभ्यता बनी रही, यहाँ की संस्कृति बनी रही, यहाँ के लोग बने रहे। नेहरू जी कहते हैं कि अगर इन्हें एक अवसर मिले तो ये सारी की सारी चीज़ों को बदल के रख देने की क्षमता रखते हैं। बस ज़रूरत है इन स्थितियों को बदलने की। इस तरह बच्चों, ये दूसरा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।